वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो पाकिस्तानी हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं IMF से वाशिंगटन DC में। जो नए वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो वाशिंगटन में IMF के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात की इख्तिताम पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो $6 अरब का पैकेज था IMF का, उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की है IMF से कि वो 1 साल की तौसी भी कर दें और $2 अरब से बढ़ा भी दें ये पैकेज। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि जो नई अग्रीमेंट होगी उसके लिए जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं वो 26 अप्रैल से शुरू होंगी और तफसीलात तय करने के लिए IMF का जो एक वफ़द है स्टाफ लेवल का, वो मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर ख़जाना ने यह भी वजाहत की कि अभी वो कंफर्म करने की पोजीशन में नहीं है कि जो अगली ट्रांच है $1 बिलियन की, वो IMF अदा करेगा या नहीं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि IMF ने हुकूमत पे वाज़े कर दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना होगा और इसके ऊपर हुकूमत ने उनके साथ इत्तफाक भी किया है। साबिक हुकूमत की तरफ से जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और माली जो मामलात हैं उनके ऊपर भी जो सारी कमिटमेंट्स थी वो भी बरकरार रही हैं इन टॉक्स में। जो नई हुकूमत है वो पेट्रोल सब्सिडी, बिजनेस टैक्स एमनीसिटी ख़त्म करने पर इत्तफाक कर चुकी है। पेट्रोल जो है ये सबसे ज़्यादा एक मुश्किल सियासी फ़ैसला होगा हुकूमत के लिए, जो सब्सिडी है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 21 रुपये जो है वो सब्सिडी है पेट्रोल पर और 50 रुपये से ज़्यादा है डीज़ल पर। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब, साबिक तर्जुमान है वजारत ख़जाना और माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो मुज़म्मिल साहब। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप लोग करके गए इकॉनमी में कि नए वज़ीर ख़जाना को ना सिर्फ फ़ौरन वाशिंगटन DC दौड़ना पड़ा बट उनको एक एक्सटेंशन मांगनी पड़ी है, 1 साल की तौसी उन्होंने मांगी है और पैसे भी ज़्यादा मांगे हैं IMF से। तो प्रोग्राम खत्म होना था, वो तो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। देखिए, हमने तो प्रोग्राम ये बनाया हुआ था कि इस साल सितंबर के बाद IMF को हमने हमेशा के लिए खुदाफिज कर देना है और उसकी हमने तैयारी भी की हुई थी। अदम एतमाद से पहले इस मुल्क के तारीखी ज़खायर थे $22 अरब कुछ। जिस दिन अदम एतमाद हुई उसके बाद चाइना ने अपने पैसे मुल्क से निकाल दिए, हमने रिकॉर्डिंग की पेमेंट की। बहरहाल ये जो अभी हमारी जो फाइनेंस की टीम गई थी वाशिंगटन, वो बेसिकली 2 ऑप्शंस के साथ गई थी। पहला ऑप्शन इनका ये था कि वो IMF से नया प्रोग्राम मांगने गए थे कि आप हमें नया प्रोग्राम दे दें ताकि हमारी कुछ पे सेविंग हो जाए और हम समझेंगे कि हम कुछ शराइत ऊपर नीचे कर लें। इन्होंने बड़ा जोर लगाया, हाथ पैर मारे, अपने जो भी सफारती ताल्लुकात थे यूज़ करने की कोशिश की, वो किसी काम नहीं आया और IMF ने इनको जो है नया प्रोग्राम देने से एक तरीके से रजामंद नहीं था। फिर उसका हल ये निकाला गया कि अगर हम इनसे 9 महीने की, देखें 9 महीने की क्या तौसी का हिसाब है, मुझे तो समझ ही नहीं आया ना। इन्होंने सितंबर में प्रोग्राम खत्म हो रहा था, 9 महीने की तौसी इस तरह मांगी कि अगले साल जून तक इन्होंने हुकूमत में ऑफिशियली जून जुलाई तक रह सकते हैं। तो इन्होंने ये एक सोचा कि हम IMF से उस वक्त तक की तौसी ले लेते हैं और फिर इस बीच में जो है 1.25 साल 1.5 साल जो है अपनी इलेक्शन बजट और इलेक्शन की तैयारियां करेंगे और फिर जैसे 2018 में एक जो टूटा फूटा पाकिस्तान है, जो भी हुकूमत अगर इनकी आई तो दे देंगे, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब हालत ये है कि ये लोग बट ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे वो कहते हैं, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट जैसे वो कहते हैं कि ये जो आप लोगों ने पेट्रोल पे सब्सिडी दी है ये इतनी अनसस्टेनेबल है कि एक बहुत बड़ा जो मसला इकोनॉमी में क्रिएट हुआ है वो तो इसकी वजह से हुआ है। देखिए आरिफा, बात समझने की है, आप रिकॉर्ड निकलवा लें। 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022, 7 महीने में हमने 14 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, 14 टाइम्स नॉन स्टॉप, हर 15 दिन बाद। और ये किसी तारीख में किसी हुकूमत ने इतना बड़ा पॉलिटिकल बिल उसकी नहीं होगी। और आपको याद होगा, आपने मेरे साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं काफ़ी उन दिनों में, जिन दिनों में शौकत तरीन अमेरिका होते थे और जब पेट्रोलियम लेवी की बात आई थी तो हमने पेट्रोलियम लेवी भी साथ साथ लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें आपके साथ जो मेहमान होते थे वो कहते थे पेट्रोल बम मार दिया, कितनी इनसेंसिटिव किस्म के लोग हैं ये आवाम के साथ यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर द विटनेस ऑफ इट, आपने मेरे साथ प्रोग्राम्स किए हैं। जिस गवर्नमेंट ने 14 दफा नॉन स्टॉप बढ़ाया हो
और आखिरी में सिर्फ एक दफा 10 रुपए कम किया, और वो भी क्यों किया? जब यूक्रेन वॉर होगी और हमें लग रहा था कि ये अनसस्टेनेबल है। इतनी दफा हमने प्राइस बढ़ाई, अगर मजीद बढ़ाएंगे तो आवाम हमारी जो है बिल्कुल पिस जाएगी। तो इट इज द टाइम कि 3 से 4 महीने की विंडो दें, और ये डिसीजन एग्जैक्टली उसी तरीके का था जो हमने कोविड में, कोरोना में लिया था, इकोनॉमी खोलने का और एक पैकेज देने का, और वी नो कि हाउ टू फंड इट, बट अनफॉर्चुनेटली इसको टाइम नहीं, किया। मुज़म्मिल साहब माफ करिएगा, दोबारा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर ये बताएं कि क्या ये सही है कि जिस वक्त आपने ये सब्सिडी दी थी पेट्रोल पर, उस वक्त आपकी जो कमिटमेंट थी आईएमएफ से वो मुख्तलिफ थी? उस वक्त कमिटमेंट शायद ये थी कि आपको तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद कुछ इजाफा करना था पेट्रोल की कीमत में। इज दैट करेक्ट और नॉट सर? तकरीबन 4 रुपए की गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त, वो उस हर 2 हफ्ते कमिटमेंट को के बाद। हमने, हाँ आरिफा, हमने उस कमिटमेंट को 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक नॉन स्टॉप, 5 फरवरी तक नॉन स्टॉप इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जिस दिन यूक्रेन वॉर आ गई, उसके बाद भी करना था सर आपको। नहीं देखें, उसके बाद जब आप में एक जो चीज होती है फोर्स मेजोर, अगर एक बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री लिया। और उसके साथ ये नहीं कि वो हमने सब्सिडी को उठा लिया, हमने उसके लिए फंड्स अरेंज किए हुए थे। हम टैक्स टारगेट में अहेड थे, हमने सोचा था कि हम डेवलपमेंट बजट में थोड़ा सा कट लगाएंगे। हमने ये सोचा था कि हमारे जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं दूसरी कंपनी से, उससे हम फंड करेंगे, और हमने आईएमएफ को बकायदा उसकी वर्किंग दी हुई है, और अभी भी आज भी हम उस पर स्टैंड करते हैं। और यही हुकूमतों का काम होता है, जब टफ टाइम आती है तो आपको रिलीफ निकालना होता है, और हमने रिलीफ निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह बिजली पे भी निकाला और पेट्रोल पे भी निकाला। और उसके बावजूद आपकी जीडीपी, टैक्स टारगेट, आपका टैक्स, आपने टैक्स कम किया था ना पेट्रोल से, लेकिन आप टैक्स टारगेट को अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमने इकोनॉमी को इतना फास्ट कर दिया कि हम वहां से उसको रिकवर कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लोगों ने आईएमएफ को कन्विंस कर लिया था तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए इतना मसला क्यों बना, और उनको वहां क्यों कमिटमेंट करनी पड़ी है कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे? इसकी वजह मिफ्ता इस्माइल और इनके लोग खुद हैं, क्योंकि फरवरी में ये तनकीद करते थे कि ये पेट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए, बिजली नहीं बढ़नी चाहिए, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस जो है। जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, ये जो है फरवरी में तनकीद करते थे पीटीआई में, ये जो है ये इसकी आईएमएफ में आज इनको जो पेनल्टी पड़ी है वो इसलिए पड़ी है कि ये तमाम चेहरे टीवी पे बैठ के कहते थे पेट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए, बिजली नहीं बढ़नी चाहिए, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी नहीं देनी चाहिए। अब यही चेहरे अब जब वहां जाके डील करने जाएंगे तो आप क्या समझती हैं कि इनको कोई फूलों के हार पहनाते? वो कहते जाओ जाके ये करो पहले। और जब हम कर रहे थे तो आईएमएफ तो सर आप भी तो वही कर रहे हैं ना, वो भी सियासत कर रहे थे, अब आप भी सियासत करते हैं। आप कहते हैं सब कुछ हमने वर्कआउट कर लिया था, हम कीमत ना बढ़ाते, मगर मसला तो ये है कि इस वक्त आप सियासत कर रहे हैं, उस वक्त वो करते थे। नहीं, मैं कल से मैं यही मैसेज, मेरा अब ये 3rd टाइम मैसेज आपके थ्रू है कि उस वक्त ये गलत थे, अभी हम गलत हुए नहीं, हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, अब क्यों कर रहे हैं। मैं ये अभी भी कहता हूं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से अलग कर दें, ये सबके लिए बेहतर है, वरना सबसे ज्यादा इस मुल्क को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। तो ये मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी सही सही, शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची से जो बच्ची गायब हुई दुआ मिर्ज़ा, और उसके हवाले से आज जो खबरें सामने आई हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची की 14 साला बच्ची जो दुआ जहरा है, जिसके हवाले से कुछ दिनों से वो उसकी गुमशुदगी के हवाले से खबरें आ रही थीं। आज ही मीडिया रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि जो लड़की है वो गुज़िश्ता हफ्ते जो कराची के इलाके मलीर से गायब हुई थी वो लाहौर से बरामद कर ली गई है, और पुलिस हकाम ने यह भी दावा किया है कि लाहौर में उसने निकाह कर लिया है। मगर इसके कुछ देर बाद ही ये इत्तला भी सामने आई कि उसके वालिदैन को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची, और ना ही पुलिस
ने उनसे कोई गुफ्तगू की है और कुछ कंफर्म किया है, ना ही वो इस लड़के ज़हीर को जानते हैं जिससे कहा जा रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि बच्ची ने निकाह कर लिया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काजी हसन साहब, ब्यूरो चीफ, डॉन न्यूज़ कराची। वेलकम टू द शो सर। जी काजी साहब, क्या इत्तलात है इस हवाले से? रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं मीडिया के ऊपर, पुलिस कुछ कह रही है, माँ बाप जो है वो कुछ और कह रहे हैं। देखें, ये केस उस वक्त हाई प्रोफाइल बना जब ये इस लड़की की जो गुमशुदगी की ख़बर जो आई कि ये कई दिनों से गायब है। तमाम पुलिस के अलावा जो है दीगर तहकीकाती इदारों ने इसकी तलाश के लिए काम शुरू किया और आज एक ब्रेक थ्रू ये सामने आया है जब हमें पुलिस इंतहाई अहम पुलिस ज़राई से इतला मिली कि लड़की को, ये जो गुमशुदा लड़की थी दुआ ज़हरा, इसको लाहौर से उसके बारे में पता चला कि वो ट्रेस आउट हो गई है और बहुत जल्द उसको कराची लाने के इंतज़ाम किए जाएंगे। इसी ख़बर के दौरान ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इनको भी सुबह बताया गया है कि लड़की जो है ट्रेस आउट हो गई है, वो बाहिफाजत है और उसको जल्द लाया जाएगा। लेकिन अभी ये ख़बर की बाज़गश जो है कम नहीं हुई थी कि लाहौर से ही खबर आई कि उन्होंने, लाहौर पुलिस ने ये दावा किया है कि लड़की अभी बाजियाब नहीं हुई, ताहम उसकी तलाश जारी है। तो ये एक ऐसी कन्फ्यूजन फैली। ताहम इस तमाम सूरत हाल में जो उनके अहल खाना है वो जो परेशान है, कई दिनों से, गुज़िश्ता 10 दिनों से परेशान है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उन्हें जो है किसी भी पुलिस एहलकार या ऑफिशियल ने लड़की की, उनकी बेटी की बाजियाबी के बारे में कोई मुसद्दका इत्तला नहीं दी, क्योंकि चंद दिन पहले भी एक लड़की। पर क्या काजी साहब पुलिस को इस हवाले से जो निकाहनामा है वो उन्होंने ट्रेस कर लिया है, इसलिए ये खबर चली है मीडिया पर? जी, इसका बेसिक जो और बुनियादी नुक्ता भी यही बना है, क्योंकि जो निकाहनामा जो मंजर आम पर आया है उसमें उस दुआ ज़हरा की उम्र 18 साल लिखी गई है, जबकि वालिदैन का उनको कहना है कि वो कतई सूरत जो है दुआ ज़हरा इतनी, इसकी उम्र इतनी नहीं है। और फिर जो ये भी लाहौर पुलिस से ये भी पता चला है कि जिस पता जो पता वहाँ लिखा हुआ था वो भी जाली पता है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। तो ये एक मामला उलझ सा गया है। लेकिन जो हमारे पुलिस ज़राए जो ये बताते हैं और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उनका ये कहना है कि ये हकीकत है कि दुआ ज़हरा की जो ट्रेस आउट बिल्कुल कर लिया गया है और हो सकता है कि चंद दिनों के बाद जो है वो उसको बाहिफाजत जो है वो तो ट्रेस आउट अभी तक सिर्फ ये किया गया है कि उसके निकाह का पता चला है और उस निकाह नामे से ये अंदाज़ा हुआ है कि वो पंजाब में या लाहौर में हो सकती है, मगर अगर पता गलत है तो वो क्या अभी तक बच्ची तक तो वो पहुंचे नहीं है किसी सूरत भी? नहीं, जो हमारे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ना सिर्फ वो बच्ची तक पहुंच गए हैं बल्कि उन्होंने उसका इब्तिदाई बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें यकीनी तौर पे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट हैं इस केस के कि वो पुलिस और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो कोई इसको एक ऐसे अच्छे मनतकी निज़ाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कोई बदी बदमज़गी ना हो। तो ये बात, लेकिन ये बात इसकी वो तस्दीक करते हैं कि वो ट्रेस आउट ना सिर्फ हो चुकी है बल्कि उसके चंद दिनों के बाद उसको बाहिफाजत जो है कराची में भी लाया जाएगा, जहां वो मुनासिब इंतज़ामात और तमाम मालूमात के बाद कि किस हद तक इस को तमाम इस वाक़े की जो तफसीलात है किस हद तक शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। गुज़िश्ता दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने ये ऑर्डर दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर जो ECP है वो इस केस को निपटाए, मगर आज एक इंट्रा कोर्ट अपील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ फाइल की थी उसमें फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मलिक असद साहब, नुमाइंदा बार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो असद साहब। जी बताइए, क्या आज कोर्ट में ये फैसला हुआ और इसकी तफसीलात भी हमसे शेयर करें सर। जी, इसमें आज बेसिकली दो अलग अलग एक अपील थी जो कि इंट्रा कोर्ट अपील थी जो कि उस फैसले के खिलाफ थी कि 30 दिन के अंदर
फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को जो डायरेक्शन दी गई थी कि फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो 30 दिन में फैसला सुनाया जाए। और उसमें कुछ अल्फाज भी थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि जज साहब ने लिखा कि सख्त अल्फाज थे कि जी उन्होंने कहा जी अब ये भी एक्सपंज किए जाए। और उसके साथ साथ एक पिटिशन थी जो अपील थी वो तो असद उमर साहब जो है सेक्रेटरी जनरल उन्होंने फाइल की थी पीटीआई के। जो अपील है वो फाइल की थी आमिर कियानी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। और बेसिकली दोनों में एक ही जैसा आइडेंटिकल इशू था, लेकिन जो अपील में तो सिर्फ एक 30 दिन के जो डायरेक्शन थी उसको तो जो पिटिशन थी उसमें उन्होंने 17 पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो उसमें फरीक बनाया हुआ था। और उसमें उन्होंने जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामान में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें सिंगल आउट किया जा रहा है, इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उसके खिलाफ डे टू डे जो है वो प्रोसीडिंग की जा रही है। जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फंडिंग के सोर्सेज हैं उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हुई हैं उन पर जो है वो प्रोसीडिंग नहीं की जा रही। तो उस पर जो है वो दो बेसिकली जो है वो आज पीटीआई के लिए जो मेरे ख्याल में दो उनको रिलीफ मिले हैं, मेजर रिलीफ है। एक तो ये कि 30 दिन की जो डेडलाइन का जो तलवार थी वो ख़त्म हो गई, अब रूटीन के मुताबिक चलेगा वो केस। रूटीन में आप देखिए कि उसमें उनको ये भी परमिशन होती है कि वो हर दूसरे फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आ जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं। और मीनवाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन में ये 2014 से जो है ये चल रहा है। अब वो इसको और भी ताख़ीर आप समझें कि आप ये 3-4 साल मजीद ये शायद आगे जा सकता है। और साथ साथ जो दूसरी जो बात ये हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती थी कि फॉरेन फंडिंग केस को जल्द उसको कंक्लूड किया जाए, तो अब जो ऑर्डर आया उसमें तो ये भी है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डबल जो डिवीजन बेंच था उसने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स देखेंगे तो वो बाकी जमातों 17 जमातों के भी अकाउंट्स देखें। जी, उसमें उन्होंने क्योंकि जो आर्गूमेंट्स के दौरान चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये भी जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक तो खुद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो स्क्रूटनी कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स की। तो उस पर जो ऑर्डर में जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और दूसरा ये कि जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होगा उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ। देखिए, एक पार्टी का केस इतने सालों से चल रहा है, दूसरों की स्क्रूटनी आज शुरू होगी, तो ये हो नहीं सकता कि अब नेचुरली अगर चले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला पहले आ जाए इलेक्शन कमीशन से। जो बाकी मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनके फंड्स के खिलाफ भी कुछ कंप्लेंट्स जो है वो तकरीबन कुछ अरसे पहले जो है वो फाइल हुई हैं, अभी नहीं फाइल हुई, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं की, पीटीआई नहीं की हुई हैं। और जब वो सो की हैं जबकि फॉरेन फंडिंग के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही थी। तो अब ये है कि अब ये अगर इनका लेट होगा तो वो भी जो है वो भी तकरीबन देखें वो 7-7 साल तो वो भी कहेंगे जी हमारा भी आप 7 साल में सुने, अगर आपने इनका जो है वो 7-8 साल में सुना है। लेकिन अब जो एक फॉरेन फंडिंग की जिस तरह के इमरान खान साहब ने अपनी स्पीचेस में एक खदशा जाहिर किया था कि फॉरेन फंडिंग से उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने कहा ये भी साजिश है, और वो चीज़ जो है वो शायद अब इतना ख़तरा नहीं रहा उसके पीटीआई के लिए जितना पहले हम समझ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पंजाब में इस वक्त एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पंजाब का, जहां एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो मौजूद है। हमजा शहबाज शरीफ 10 दिन पहले जो थे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए थे सूबे के, मगर अभी तक वो ओथ अपना नहीं ले सके। जो गवर्नर हैं सूबे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे उमर चीमा साहब, उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया, इनकार कर दिया है। जबकि जो कोर्ट के अहकामात हैं उसके बावजूद जो सदर हैं उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया कि वो ओथ लें हमजा शहबाज शरीफ साहब से। इसके साथ साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि जो स्पीकर थे असेंबली के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कुछ ऑफिशल्स को असेंबली से मुअत्तल कर दिया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब, ब्यूरो डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो सर। जी बिलाल साहब, बताइएगा क्या मामला है, कुछ प्रोग्रेस हुआ भी है इशू पे कि नहीं?
देखें यहाँ पे तो बात जो है वो सिर्फ कोर्ट और उसके बाद प्रेसिडेंसी और जो पंजाब असेंबली सेक्रेटरी इसके बीच में ही चल रही है। हमजा शहबाज जो 16 अप्रैल को इलेक्ट हुए थे चीफ मिनिस्टर, उनके ओथ का मामला अब तक लटका हुआ है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जो इस वक्त हॉस्पिटल, उनकी जानिब से तो इनकार कर दिया गया है। उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया है और उस लेटर के अंदर जो है उन्होंने ऐवान सदर को लिखे गए लेटर में वजूहात बयान किए हैं कि क्यों वो ओथ नहीं ले रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐवान सदर उन्हें गाइड करे सदर आरिफ अलवी की जानिब से कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी तमाम सूरत हाल में, क्योंकि वो समझते हैं कि लिजिटिमेट जो है वो ये प्रोसेस नहीं था और जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ 16 तारीख को, उसके ऊपर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नर को। तो हाई कोर्ट ऑलरेडी ये डायरेक्ट कर चुकी थी गवर्नर को कि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ओथ लेने से इस तरह इनकार करें। लिहाजा उन्होंने एक प्रेसिडेंट को ये एक डायरेक्शन दी थी कि वो एक नॉमिनेट कर दें कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो ओथ ले ले। हमने देखा कि सैटरडे को एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है वो लाहौर आएंगे। गवर्नर हाउस में इस हवाले से तकरीब जो है वो भी मुनक्किद होनी थी, तैयारी भी मुकम्मल थी, लेकिन उसके बाद अचानक से एक जो ट्वीट आया था, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंसी की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि अभी तक जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था उसका जायज़ा लिया जा रहा है, अब तक किसी भी बंदे को नॉमिनेट नहीं किया गया और इस तरह ये ओथ टेकिंग अभी तक जो है वो मामला लटक चुका है। कल अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट, तो अब क्या PMLN दोबारा कोर्ट जाने का सोच रही है? जी आरफा, आज लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन फाइल की गई हमजा शहबाज की जानिब से, जिसमें ये इस्तदा की गई अदालत से कि वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ही डायरेक्ट कर दें कि वो ये ओथ ले लें। वो पिटीशन भी मुकर्रर कर ली गई है समाअत के लिए और कल अब इस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन के ऊपर हमजा शहबाज की समाअत करनी है और अब देखना यह है कि कल क्या कोर्ट जो है वो उसमें क्या डायरेक्शन पास करती है, क्योंकि दूसरी जानिब गवर्नर जो है वो तो हॉस्पिटलाइज हैं और अगर एडवोकेट जनरल पंजाब की बात की जाए तो एडवोकेट जनरल पंजाब को खुद पंजाब गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उन्होंने मना कर दिया कि क्योंकि अब सूबाई गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, नई गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है, तो लिहाजा एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं वो अब जो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे पंजाब गवर्नमेंट को कोर्ट के अंदर। तो अब देखना यह है कि कल लाहौर हाई कोर्ट क्या एडवोकेट जनरल को बुलाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि अब 10 दिन से ये वाली जो गैर यकीनी सूरत हाल है, तो इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस्मान बुज़दार साहब के नीचे काम कर रही है या दे आर आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट? देखें, अभी आइनी तौर पर तो उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब हैं और वो वज़ीर आला पंजाब तब तक रहेंगे जब तक ओथ नहीं हो जाता हमजा शहबाज का। तो अब जो हमने देखा है कि उस्मान बुज़दार ने भी पिछले कुछ दिनों में 1-2 मीटिंग्स ऐसी बुलाई थी जो बाद में कॉल ऑफ कर दी गई क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी उन तमाम लोगों की जिनको मीटिंग में इनवाइट किया गया था। आज एक उस्मान बुज़दार ने ज़रूर मीटिंग चेयर की जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, IG भी थे। वो मीटिंग थी रमज़ान बाज़ार के हवाले से और रमज़ान में जो रिलीफ जो इक़दाम किए गए थे उनको इंश्योर करने के हवाले से। तो अगर फैक्चुअली देखा जाए तो अब तो ब्यूरोक्रेसी भी देख रही है कि कब हमजा शहबाज ओथ लेंगे और फिर हमजा शहबाज ने ही इस सूबे को आगे चलाना है। अच्छा, और क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है क्या वो ब्यूरोक्रेसी से कोई उनका राब्ता भी है इस वक्त, या ब्यूरोक्रेसी अब बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो उस्मान बुज़दार साहब को भी संजीदगी से नहीं ले रही और दूसरी तरफ वो इंतज़ार कर रही है सिर्फ नई हुकूमत का? देखिए, हमजा शहबाज जब ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त ही उन्हें इस बात का यकीन था कि वो चौधरी परवेज़ लाई से ज़्यादा वोट ले लेंगे, तो होमवर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ब्यूरोक्रेसी में किस किस ब्यूरोक्रेट को किस किस इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वापस लेके आना है, किसको क्या क्या टास्क देना है, ये होमवर्क तमाम हमजा शहबाज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ वेट इस बात का कि उनका ओथ हो, उसके बाद सूबाई कैबिनेट जो है वो बने और फिर प्रॉपर तौर पर सूबाई गवर्नमेंट जो है उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो सके, क्योंकि इस वक्त जो है वाकई एक बड़ा क्राइसिस है। उस्मान बुज़दार अगरचे मौजूद हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी भी देख हमजा शहबाज की तरफ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो पावरफुल हैं वो हमजा शहबाज हैं, इसके बाद तमाम डिसीजंस उन्होंने ही लेने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।